नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में पंचधा मैत्री के विषय में समझा था। आज अध्याय संख्या 40 में हम लोग योगकारी तथा पूर्ण योगकारी के विषय में चर्चा करेंगे। हम लोग आज यह चर्चा करेंगे कि किन किन ग्रहों को कौन कौन से लग्नों में पूर्ण योगकारी की संज्ञा प्राप्त है। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि केंद्र का स्थान किसे किसे कहते हैं। केंद्र के स्थान 1, 4, 7, 10, 10वें भाव को केंद्र के स्थान की संज्ञा प्राप्त है। केंद्र के स्थान को शुभ भी कहे जाते हैं, अर्थात शुभ होते हैं, परंतु ये अपनी शुभता को कायम रखने में हमेशा सक्षम नहीं होते हैं। इसे हम आगे समझेंगे। दूसरा हम यह जान चुके हैं त्रिकोण स्थान। त्रिकोण स्थान 1, 5, 9 भाव को कहते हैं। त्रिकोण स्थान को योगकारी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हमेशा एक दूसरे के मित्र होते हैं, इसलिए इसे योगकारी कहते हैं। आज हम लोग यह समझेंगे कि पूर्ण योगकारी किसे कहते हैं। पूर्ण योगकारी होने के लिए यदि कोई ग्रह केंद्र तथा त्रिकोण दोनों स्थानों का स्वामी होता हो तो उसे पूर्ण योगकारी कहते हैं। कोई ग्रह यदि केंद्र प्लस त्रिकोण दोनों स्थान का स्वामी होता हो तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण योगकारी। अर्थात केंद्र के स्थान को हम लोग शुभ भी कहते हैं तथा त्रिकोण के स्थान को हम लोग योगकारी कहते हैं। अर्थात शुभ प्लस योगकारी इक्वल टू पूर्ण योगकारी कर सकते हैं। पूर्ण योगकारी होने के लिए ग्रह को केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होना आवश्यक है। हमारे पास सूर्य से लेकर शनि तक ग्रह हैं और हम ये जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि प्राप्त है और शेष बचे 5 ग्रहों को 2-2 राशियां प्राप्त है। पूर्ण योगकारी होने के लिए ग्रह को पूर्ण योगकारी होने के लिए उसे 2 स्थानों का स्वामी का होना आवश्यक है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक स्थान का स्वामी है, तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा पूर्ण योगकारी नहीं हो सकते हैं। परंतु शेष जो 5 ग्रह बचे हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि, इन 5 ग्रहों में कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी हो सकते हैं अलग अलग लग्नों में। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। इसे समझने के लिए उससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं चर राशि। चर राशि कौन कौन सी होती है? 1, 4, 7, 10। अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि तथा मकर राशि, इन्हें चर राशि की संज्ञा प्राप्त है। हम लोग राशि के अध्याय में इसे पढ़ चुके हैं। अचर राशि 2, 5, 8, 11। वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि तथा कुंभ राशि। तीसरा होता है द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9, 12। अर्थात मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि तथा मीन राशि, इन राशियों को द्विस्वभाव राशि कहते हैं। हम लग्नों को विस्तार पूर्वक जानने से पहले कि कौन कौन सा लग्न में कौन कौन से ग्रह पूर्ण योगकारी होते हैं, उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं
कि यदि कोई लग्न चर राशि का हो या कोई चर राशि का लग्न हो तो उसके केंद्र की राशि भी चर ही होती है। यदि कोई लग्न द्विस्वभाव राशि का हो तो उसके केंद्र में भी राशियां द्विस्वभाव ही होती है। यदि कोई लग्न अचर राशि का हो तो उसके केंद्र की राशियां अचर राशि की ही होती है। आइए अब विस्तार पूर्वक समझते हैं कि कौन कौन से लग्नों में कौन कौन से ग्रह पूर्ण योगकारी होते हैं। लग्न पूर्ण योगकारी। आइए मेष लग्न से इसे प्रारंभ करते हैं। एक मेष लग्न की कुंडली हम लोग बना लेते हैं। यह लग्न हो गया। यह मेष लग्न की कुंडली है। तो मेष लग्न की यह कुंडली है तो मेष लग्न की जो राशि होती है वह चर राशि कहलाती है। देखिए इसके केंद्र में कर्क राशि, तुला राशि तथा मकर राशि, ये चर राशि ही होती है। अर्थात यदि लग्न चर राशि का हो तो केंद्र में भी चर राशियां ही होती है। उसी प्रकार यदि लग्न में द्विस्वभाव राशियां हो तो उसके केंद्र में द्विस्वभाव राशि ही होती है। यदि केंद्र में अचर राशि हो तो उसके केंद्र में अचर राशि ही होती है। आइए मेष लग्न में हम लोग जानते हैं कि कौन सा ग्रह पूर्ण योगकारी होता है। सबसे पहले सूर्य को लेते हैं। तो सूर्य की एक राशि होती है तो यह पूर्ण योगकारी नहीं हो सकता है। चंद्रमा को लेते हैं। चंद्रमा की राशि कर्क राशि होती है, यह केंद्र में स्थित है। इसकी एक राशि होती है इसलिए चंद्रमा भी पूर्ण योगकारी नहीं हो सकता है। मंगल की दो राशि है। मंगल की एक राशि केंद्र में बैठी है, दूसरी राशि अष्टम भाव में बैठी है। यदि यह राशि त्रिकोण में बैठता तो यह पूर्ण योगकारी होता है। यह अष्टम भाव में बैठा है इसलिए यह पूर्ण योगकारी मंगल भी नहीं होगा। बुध की दो राशि होती है। एक राशि तृतीय भाव में बैठा है, दूसरा षष्टम में, तो यह भी पूर्ण योगकारी नहीं होगा। गुरु की एक राशि त्रिकोण में तथा दूसरी राशि द्वादश भाव में बैठी है, इसीलिए यह भी गुरु भी पूर्ण योगकारी मेष लग्न में नहीं होगा। शुक्र की दो राशि है। एक द्वितीय भाव में बैठा है और दूसरा केंद्र में बैठा हुआ है, इसलिए यह भी पूर्ण योगकारी नहीं होगा। शनि एक केंद्र में बैठा है, दूसरा एकादश भाव में बैठा है, इसलिए शनि भी मेष लग्न में योगकारी पूर्ण योगकारी नहीं होगा। अर्थात मेष लग्न में कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होते हैं। आइए इसे अब कर्क लग्न में समझते हैं। कर्क लग्न की कुंडली अगर बना लेते हैं तो ये 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। त्रिकोण में यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 12। कर्क लग्न की कुंडली में यहाँ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी मंगल केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल त्रिकोण तथा केंद्र दोनों का स्वामी है, इसलिए कर्क लग्न की कुंडली में मंगल पूर्ण योगकारी ग्रह है। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल पूर्ण योगकारी ग्रह है। इसी प्रकार तुला लग्न में बनाकर देखते हैं।
तुला लग्न में शनि की दो राशि है, एक राशि त्रिकोण में तथा दूसरी राशि केंद्र में स्थित है। तो केंद्र और त्रिकोण दोनों जगह स्थित होने के कारण शनि तुला लग्न में पूर्ण योगकारी होता है। शनि तुला लग्न में पूर्ण योगकारी होता है। उसी तरह अभी हम लोग मकर लग्न को बनाकर देखते हैं। मकर लग्न में शुक्र की दो राशि होती है। शुक्र के एक राशि त्रिकोण में तथा दूसरी राशि केंद्र में स्थित है। तो शुक्र की दो राशि केंद्र और त्रिकोण में स्थित होने के कारण मकर लग्न में शुक्र ग्रह पूर्ण योगकारी होता है। मकर लग्न में शुक्र पूर्ण योगकारी होता है। हम लोगों ने चर लग्नों में बनाकर देखा, अब अचर लग्नों में बनाकर इसे समझेंगे। वृष राशि अचर राशि होती है। यदि वृष लग्न हम लोग बनाते हैं तो इसके केंद्र में जो राशि होती है ये सारे के सारे अचर राशि ही होती है। आइए इसे विस्तार पर समझते हैं। सूर्य की एक राशि होती है तो सूर्य पूर्ण योगकारी नहीं होगा। चंद्रमा की एक राशि होती है तो चंद्रमा भी पूर्ण योगकारी नहीं होगा। आइए मंगल को समझते हैं। मंगल की दो राशि होती है, एक द्वादश भाव में स्थित है, एक केंद्र में स्थित है। तो मंगल भी पूर्ण योगकारी वृष लग्न में नहीं होगा। बुध की दो राशि होती है, एक दूसरे भाव में स्थित है, दूसरा त्रिकोण में स्थित है। तो बुध भी पूर्ण योगकारी नहीं होगा। गुरु की एक राशि अष्टम में, दूसरी राशि एकादश में, तो गुरु भी पूर्ण योगकारी नहीं होगा। शुक्र की दो राशि होती है, एक लग्न में है, दूसरा छठे में है, तो शुक्र भी पूर्ण योगकारी नहीं होगा। शनि की एक राशि केंद्र में है, दूसरी राशि त्रिकोण में है। एक राशि केंद्र में है, दूसरी राशि त्रिकोण में है, अतः वृष लग्न में शनि पूर्ण योगकारी होता है। वृष लग्न में शनि पूर्ण योगकारी होता है। आइए अब सिंह लग्न में समझते हैं। सिंह लग्न में मंगल त्रिकोण तथा केंद्र दोनों स्थान का स्वामी होता है। अर्थात मेष राशि त्रिकोण में और वृश्चिक राशि केंद्र में स्थित होता है। तो केंद्र और त्रिकोण में दोनों राशियां मंगल की होने के कारण सिंह लग्न में मंगल पूर्ण योगकारी होता है। उसी प्रकार वृश्चिक लग्न में कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होता है, क्योंकि केंद्र में जो ग्रह बैठा है वह त्रिकोण में नहीं है। त्रिकोण में जो ग्रह बैठा है वो केंद्र में, उसका स्वामी दूसरा जो उसका स्वामी वह नहीं है। इसलिए वृष लग्न में कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होता है। आइए कुंभ लग्न में से समझते हैं।
कुंभ लग्न में शुक्र केंद्र तथा त्रिकोण के स्वामी होते हैं। वृष राशि केंद्र में तथा तुला राशि त्रिकोण में स्थित होते हैं। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के कारण कुंभ लग्न में शुक्र पूर्ण योगकारी होता है। हम लोग ने चर लग्न और अचर लग्न दोनों का समझ लिया। अभी हम लोग द्विसभा लग्न को समझेंगे। मिथुन राशि द्विसभा राशि होती है। तो द्विसभा राशि का लग्न हो तो केंद्र में सभी राशियां क्या होती है? द्विसभा होती है। आइए मिथुन लग्न में समझते हैं। मिथुन लग्न में सूर्य और चंद्रमा की एक राशि होती है, तो यह पूर्ण योगकारी नहीं होगा। मंगल की 2 राशि होती है, तो मंगल एकादश भाव में तथा अष्टम भाव में, क्षमा करें, छठे भाव में बैठा हुआ है, इसलिए मंगल भी पूर्ण योगकारी नहीं होगा। बुध की दोनों राशियां केंद्र में ही स्थित है, इसलिए बुध भी पूर्ण योगकारी नहीं होगा। गुरु की दोनों राशियां केंद्र में ही स्थित है, इसलिए गुरु भी पूर्ण योगकारी नहीं होगा। शुक्र की 2 राशियां हैं, एक त्रिकोण में है, दूसरा द्वादश भाव में है, इसलिए शुक्र भी पूर्ण योगकारी नहीं होगा। शनि एक त्रिकोण स्थान में स्थित है, दूसरा अष्टम भाव में स्थित है, इसलिए शनि भी पूर्ण योगकारी नहीं होगा। अर्थात मिथुन लग्न में कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होगा। कन्या लग्न में कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं है, क्योंकि त्रिकोण का जो स्वामी है उसकी एक राशि त्रिकोण में है, लेकिन दूसरी राशि केंद्र में नहीं है। या केंद्र का जो राशि है वह त्रिकोण में स्थित नहीं है, अर्थात केंद्र और त्रिकोण में किसी तरह का कोई संबंध नहीं बन रहा है, इसलिए कन्या लग्न में भी कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होगा। इसी प्रकार हम लोग धनु लग्न बनाकर देख लेते हैं। धनु लग्न में त्रिकोण में मंगल की राशि है तथा दूसरी राशि केंद्र में नहीं है, इसलिए मंगल पूर्ण योगकारी नहीं होगा। सूर्य की एक राशि है तो सूर्य नहीं होगा। बुध की दोनों केंद्र में है, गुरु की दोनों केंद्र में है, अर्थात धनु लग्न में भी कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होगा। उसी तरह मीन राशि में भी कोई भी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक साथ नहीं है, अर्थात एक ही ग्रह के केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी एक जगह नहीं है या कोई संबंध नहीं बना रहे हैं, इसलिए मीन लग्न में भी कोई ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होगा। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि जो द्विसभा राशि है, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये द्विसभा राशि जो है इसमें कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होते हैं। इस प्रकार भी हम इसे समझ सकते हैं। आइए अब इसे याद कैसे रखेंगे इसको जानें। कौन कौन ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं हो सकते हैं? सूर्य नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसकी एक राशि होती है।
चंद्रमा नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसकी भी एक राशि होती है। बुध नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये द्विसभा राशि होता है। और गुरु ग्रह नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप क्षमा चाहते हैं, हाँ, गुरु ग्रह नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसकी दोनों राशि द्विसभा राशि होती है। बुध ग्रह के भी दोनों राशि द्विसभा राशि होती है, इसलिए बुध और गुरु पूर्ण योगकारी नहीं हो सकते हैं। तो कौन कौन ग्रह पूर्ण योगकारी हो सकते हैं? मंगल ग्रह हो सकते हैं, शुक्र ग्रह हो सकते हैं तथा शनि ग्रह हो सकते हैं। तो मंगल ग्रह कौन कौन सा लग्न में पूर्ण योगकारी हो सकते हैं? तो मंगल ग्रह कर्क लग्न तथा सिंह लग्न में पूर्ण योगकारी हो सकते हैं। शुक्र ग्रह कौन कौन सा लग्न में पूर्ण योगकारी होते हैं? शुक्र ग्रह मकर लग्न तथा कुंभ लग्न में पूर्ण योगकारी होते हैं। शनि ग्रह कौन कौन सा लग्न में पूर्ण योगकारी होते हैं? तो शनि ग्रह वृष लग्न तथा तुला लग्न में पूर्ण योगकारी होते हैं। अर्थात शुक्र ग्रह जो है वह शनि के दोनों राशि के लग्नों में पूर्ण योगकारी होता है और शनि ग्रह शुक्र के दोनों राशि के लग्नों में पूर्ण योगकारी होता है। इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। आइए जानते हैं इसका प्रयोग कहाँ है। इसका प्रयोग ज्योतिष में हम लोग दशा का निर्धारण का समय करते हैं। हम लोग जब कहते हैं कि पूर्ण योगकारी ग्रह की दशा आई है, तो पूर्ण योगकारी ग्रह की दशा हमेशा अच्छी होती है, उससे रिजल्ट हम लोग अच्छा ही कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग पूर्ण योगकारी का प्रयोग करते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।